नमस्कार, इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर। आज बात वक्फ की करेंगे। इस नाम से जुड़ा हाल फिलहाल में हुआ हो हल्ला आपने खूब सुना होगा। मोदी सरकार की ओर से वक्फ संशोधन बिल को दोनों सदनों में रखा गया, जिस पर घंटों की चर्चा के बाद सदन में इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। इनसाइड आउट में आज आपको बताएंगे वक्फ के मायने क्या, वक्फ होता क्या है, क्यों इसकी शुरुआत हुई, इस्लाम में वक्फ की अहमियत क्या है, भारत में वक्फ का इतिहास क्या है, वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं उनकी क्यों जरूरत महसूस हुई, देश में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, सब पर एक एक कर विस्तार से देंगे आपको जानकारी और बताएंगे कि वक्फ किस तरीके से काम करता है और अब जब वक्फ संशोधन बिल बन चुका है तो उसे लेकर किस तरीके की बारीकियां इस दौरान देखने को मिली। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जितना समर्थन मिला उतना ही विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि यह बिल विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है। इसीलिए विपक्ष का इस बिल के विरोध में ज्यादा इंटरेस्ट था। इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी। वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। बहरहाल बिल को लेकर क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब बताने से पहले हम आपको वक्फ के मायने समझाते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी बताते हैं। वक्फ, आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है, वक्फ के मायने क्या है? इस शब्द को सुनकर अगर आपके जहन में कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो उसे रोक लीजिए। इस शब्द के मायने बहुत ही पवित्र है। वक्फ का अर्थ है इस्लाम में खुदा के नाम पर दान की गई कोई भी चल या अचल संपत्ति। इस्लामी कानून के तहत वक्फ एक धार्मिक दान है। इच्छुक लोग अपनी चल या अचल संपत्ति मुस्लिम समुदाय के धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए समर्पित कर सकते हैं। दान दी गई संपत्ति का उपयोग सामुदायिक उद्देश्यों जैसे मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अस्पताल इत्यादि के लिए किया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस शब्द कहां से आया। वक्फ शब्द दरअसल अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब है रोकना, पकड़ना या फिर बांधना। आम भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान के नाम पर दी गई कोई भी चीज वक्फ है। चलिए वक्फ के इतिहास की बात कर लेते हैं। वक्फ का इतिहास 6वीं सदी में मिलता है। आज मक्का में जो काबा है उसे पहले वक्फ माना जाता है। हालांकि तब इसे सदकाए जरिया कहा जाता था, यानी एक ऐसा दान जो आपके जाने के बाद भी आपको उसका पुण्य दिलाएगा। धीरे धीरे यह शब्द वक्फ में तब्दील हो गया, क्योंकि सदकाए जरिया के तहत लोग संपत्ति अल्लाह के नाम पर दान कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल इस्लाम के दबे कुचले गरीब वर्ग के लिए होना था। यही प्रक्रिया वक्फ कहलाई। बहरहाल भारत में वक्फ का इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। वक्फ की शुरुआत 12वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन और 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ मानी जा सकती है। इतिहासकार ग्रेगसी सी कोजलोवस्की, उनकी एक किताब है मुस्लिम एंडोमेंट्स एंड सोसाइटी इन ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारत में हुए पहले वक्फ के बारे में बताया गया। भारत में पहला वक्फ घुरीद सुल्तान ने मुल्तान शहर में एक मस्जिद निर्माण के लिए किया था। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल में वक्फ की व्यवस्था संगठित की गई और यह खूब फैला। शाहजहां ने 1640 के दशक में ताजमहल के रखरखाव के लिए कई वक्फ बनाए, जिनमें गांव की आय और दुकानों से आने वाली आमदनी या फिर किराया कह लीजिए, वो ताजमहल के रखरखाव के लिए वक्फ में जाता था। ब्रिटिश समय में वक्फ के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया। 1923 का वक्फ अधिनियम इसी का उदाहरण है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया और 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की, लेकिन इसमें किसी गैर मुस्लिम को जगह नहीं दी गई। 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में
वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। अब यहां यह भी समझिए कि वक्फ को केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर मैनेज करने के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं। केंद्र पर केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य में वक्फ बोर्ड, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड और फिर सर्वे कमीशन और मुतवली। वो व्यक्ति वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन के लिए नियुक्त होता है जो वक्फ के ट्रस्टी या संरक्षक के रूप में काम करता है। यूपीए सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्ति देने के लिए अधिनियम में और संशोधन किए थे। 1954 में एक वक्फ एक्ट आया, उसके बाद में फिर एक कमेटी बनी। कमेटी ने पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सर्वे किया और जहाँ जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी थी उनको चिन्हित किया। 1967 या 68 में उसने रिपोर्ट सौंपी और 1970 में फिर एक गजट आया। गजट में सरकार ने सारी उन प्रॉपर्टियों को दर्शाया और बताया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। उसके बाद तमाम स्टेटों में वक्फ बोर्ड बन गए और वो प्रॉपर्टियां उनको सुपुर्द कर दी गई। वो वक्फ बोर्ड ही उन प्रॉपर्टियों को संचालन करते हैं। वक्फ का एक पूरा निज़ाम होता है, वक्फ बोर्ड बनता है, उसको बोर्ड कहते हैं। बोर्ड में एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। सपोज करो दिल्ली में 7 मेंबर होते हैं, उन्हीं में से एक मेंबर चेयरमैन चुना जाता है। उसमें उनकी बाकायदा मीटिंग होती है, किसी भी उसको पास करने के लिए रेजोल्यूशन को, वो रेजोल्यूशन पास करते हैं। उस पर फिर जो वक्फ बोर्ड का अमला होता है, जो वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे वो किराएदारी का मामला हो या किराएदारी से उसको हटाने का मामला हो या नई किराएदारी की बात हो, ये सारी चीज़ें फिर वक्फ बोर्ड के अंडर में रेजोल्यूशन पास होकर होता है। इसी संशोधन की वजह से वर्तमान की एनडीए सरकार को इस बिल में संशोधन की जरूरत महसूस हुई। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने जब बिल को सदन के पटल पर रखा तो उन्होंने भी यही तर्क दिया कि यूपीए सरकार के संशोधन की वजह से वक्फ एक्ट 1995 कमजोर हुआ और इसमें संशोधन करना बेहद जरूरी हुआ। देखिए, जो है अब आज के जो वक्फ का सिस्टम है उसकी असंवैधानिक अराजकता, उद्दंडता को जो है संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाने के लिए वक्फ का अमेंडमेंट हुआ है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की थी उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में लाने के लिए हुआ है। जिस तरह से वक्फ को लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ती थी, कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ता था, उसको लेकर के जो है वो कई तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाई पड़ती थी, वो कई चिंता का विषय था। और वक्फ का इससे पहले जो है वो कई बार अमेंडमेंट हुआ, लेकिन वो वक्फ का जो अमेंडमेंट है वो जो जिन्ना के समय का वक्फ मुस्लिम वक्फ एक्ट बना था 1913 और 1923 वाला, लगभग उसी की कॉपी पेस्ट रहा। बहरहाल वो कौन सी वजह रही, हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहले संशोधन बिल कब आया, कब पास हुआ, क्या प्रक्रिया रही, वो जरा समझिए। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले साल यानी 2024 में 8 अगस्त के दिन वक्फ संशोधन बिल को सदन के पटल पर रखा। सरकार की ओर से लाए गए इस बिल पर जमकर सवाल उठे। सदन विद्रोह का अखाड़ा बनता दिखा। बिल पर चर्चा करना तो भूल जाइए, विपक्षी सांसदों ने बिल मानने से ही इनकार कर दिया। बिल में बदलाव की मांग, स्पेशल कमेटी बनाने की मांगें जोर पकड़ने लगी, जिसके बाद बिल को बिना चर्चा के ही जेपीसी में भेज दिया गया। केंद्र की ओर से बिल पर जेपीसी बनाई गई। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक ऐसी कमेटी जिसमें पक्ष विपक्ष के सांसदों को सदस्य बनाया जाता है, जो मिलकर बिल की बारीकियों को समझते हैं और फिर उसे सदन में लाया जाता है। बहरहाल वक्फ पर बनाई गई जेपीसी में कुल 31 सदस्य थे, जिसकी पहली बैठक 22 अगस्त को हुई। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन अधिनियम पर जेपीसी की आखिरी बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। जेपीसी का गठन बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में हुआ। इस कमेटी में 21 सांसद लोकसभा से तो वहीं 10 सांसद राज्यसभा से थे। अप्रैल 2025
वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में पास कर दिया जाता है। लंबी बहस के बाद बिल को 288 सांसदों ने समर्थन देकर वोट दिया, तो वहीं 232 सांसदों ने विरोध में वोट डाला। 4 अप्रैल 2025 को बिल राज्यसभा से पारित हुआ। बिल के विरोध में 95 तो समर्थन में 128 मत पड़े। कानून जो है वो मुल्क का कानून है, किसी मजहब का नहीं है। हमारा देश जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, किसी जो है वो शरीयत से नहीं चलता, संविधान से चलता है। और उसमें जो है वो इस शरीयत में, संविधान में जो है हमें समानता की बात कही गई है, तो इसलिए जो कानून बनता है वो सबके लिए। अब उसमें क्या इनका कहना है कि साहब जो है वो इसमें जो है कम्युनल एंट्री और नो एंट्री का बोर्ड लगा दो, यानी कि इसमें जो है वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में हिंदू आएगा, मुसलमान नहीं आएगा। यह कभी हो सकता है क्या किसी ऐसे जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम हो, सेकुलर सिस्टम हो? आप अपने को कहेंगे सेकुलरिज्म का सूरमा और करेंगे ये सब कम्युनलिज्म का धंधा। वक्फ संशोधन बिल के बाद अब क्या बदलाव हुए हैं वो भी आपको बताते हैं। पहला बदलाव, जिन लोगों को मुसलमान बने हुए 5 साल नहीं हुए हैं वो वक्फ को संपत्ति दान नहीं दे पाएंगे। धर्म परिवर्तन करवाकर संपत्ति नहीं ली जा सकेगी। दूसरा बदलाव ये कि अब कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर होगी, पहले ऐसा नहीं होता था। तीसरा बदलाव ये कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन में कोर्ट में अपील की जा सकती है, पहले ऐसा नहीं हो सकता था। वक्फ के फैसले को कहीं चुनौती पहले नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब यह मुमकिन होगा। चौथा और जरूरी बदलाव ये कि अब केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ के खाते के ऑडिट का अधिकार रहेगा, जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। पांचवा बदलाव ये कि वक्फ बोर्ड संपत्ति की जानकारी देने से इनकार कतई नहीं कर पाएगा। छठा और बड़ा बदलाव ये कि वक्फ में दी गई जमीन का ब्यौरा अब 6 महीने के अंदर सरकारी पोर्टल पर आपको अपलोड भी करना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। जमीन किसने दान दी, जमीन कहां से आई, जमीन से होने वाली आमदनी, देखरेख करने वाले की तनख्वाह, ये तमाम चीजें आपको मेंशन करनी होगी। ये उम्मीद पोर्टल ये डिजिटल तरीके से सारे वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, जिसके चलते कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई उसको छुपा ना रख सके, ना इसको किसी तरीके से गुमराह कर सके। पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करेगा। इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ा एक्ट का ऑब्जेक्टिव रहा है, और एम्पावरमेंट। तो एफिशिएंसी एंड एम्पावरमेंट ये किसके लिए है? ये जो गरीब मुसलमानों में बच्चे हैं, महिला है, यतीम है, और जो डिवोर्सी है, विडोअर है, इनके लिए सबसे बड़ा काम आने वाला है। इन 6 बदलावों के बाद अब बात 7वें बदलाव की। 7वां बदलाव ये कि अब सरकारी संपत्ति पर वक्फ दावा नहीं कर सकता। ऐसा करने पर राज्य सरकार के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। 8वां और सबसे बड़ा बदलाव ये कि अब केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति, 2 मुस्लिम महिलाएं बतौर सदस्य शामिल की जाएंगी। परिषद बोर्ड या समिति में एक सदस्य शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्ग से होगा, और एक सदस्य बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी रखना होगा। नवा बदलाव ये कि अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग बोर्ड बनेगा। और 10वां बदलाव ये कि अब वक्फ अल औलाद यानी परिवार के लिए वक्फ के तहत महिलाओं का हक नहीं मारा जा सकेगा। बेटियों, पत्नियों या विधवाओं को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकेगा। जो बदलाव जो मुझे लग रहा है जमीन पर देखने को मिलेंगे वो ये है, और जिसकी समस्या भी हमें बहुत सारे लोग आकर देते थे कि कोई एक कंपोजिट रजिस्ट्री नहीं है कि भारत में कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, या उस राज्य में या उस डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। तो सभी जगह पर इस तरह की रजिस्ट्रीज बनेंगी कि वक्फ प्रॉपर्टीज कितनी है, वो कहाँ पर है, और नए जो वक्फ बनेंगे वो रजिस्टर्ड वक्फ ही बन सकते हैं। उनको आपको रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वक्फ किया जा सकता है। तो ये 2 बदलाव जो आम मुसलमान मेरे ख्याल से जो वक्फ करना चाहता है उसको
देखने को मिलेंगे जमीन पर। सरकार ने बिल में बदलाव को क्यों जरूरी बताया, अब वो भी आपको बताते हैं। सरकार का दावा है कि 1995 और 2013 में जो संशोधन हुआ वो मुस्लिम तुष्टीकरण का नतीजा था। संशोधन में गैर मुस्लिम को भी वक्फ में दान देने की इजाजत दे दी गई, जिसकी कुरान कभी इजाजत नहीं देता। 2013 के संशोधन में यूपीए सरकार ने सेक्शन 108 को वक्फ कानून से जोड़ा, जिसमें कहा गया कि वक्फ के प्रावधान देश के कानून से ऊपर है। अब बताइए, देश के कानून से बड़ा वक्फ का कानून भला कैसे हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में रेलवे और सेना के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, जिसमें रेलवे और सेना की जमीन पर तो देश के लोगों का अधिकार है, लेकिन वक्फ की संपत्ति पर किसी का हक नहीं। भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया में सबसे अमीर है। जी हां, पूरी दुनिया में करीब 57 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन कहीं भी वक्फ की इतनी संपत्ति नहीं जितनी भारत के पास देखने को मिलती है। India has the largest waqf properties in the world. And in India also, within the country, waqf properties are largest. Don't compare with railway properties and defense. Railway properties is for public use. Defense is for the defense of the nation. So, privately owned properties managed by the private people, it is the waqf properties which is the largest in the world. And despite that, majority of the Muslim community are also not getting benefits. That is why I am making the point very clear from the beginning that it is not targeting any community. भारत में वक्फ के पास 8,72,000 संपत्तियां हैं, जिनमें 17% कब्रिस्तान, 16% किसानी, 14% मस्जिद, 13% दुकानों, 11% मकानों, 1.6% मदरसों के पास है, जबकि 7.4% प्लॉट, 3.4% दरगाह के पास है और 2% आशुर खाना के लिए इस्तेमाल होती है। आपको बता दें कि सभी निजी जमीन है जिन पर सिर्फ और सिर्फ वक्फ का हक बताया जाता है। जब देश आज़ाद हो गया और सारे नियम कानून लागू हो गए, ट्रस्ट एक्ट लागू हो गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड बन गया, तो उसके बाद तो अगर कोई वक्फ करेगा वो तो कागज़ दिखाएगा ना। भाई बिरला जी यहाँ पे ट्रस्ट धर्मशाला बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, गोयनका बनवाते हैं, जैन धर्मशाला बने हुए हैं, मारवाड़ी धर्मशाला बने, अग्रवाल धर्मशाला बने हैं, जाट धर्मशाला है, खत्री धर्मशाला, दुनिया भर के धर्मशाले बने हुए हैं। तो वो क्या बिना कागज़ दिखाए कर रहे हैं? सब कागज़ दिखा कर रहे हैं। जो सक्षम लोग हैं वो बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन दान किया। मैं तो ओवैसी जी से कई बार पूछ चुका, ये बता दो आपके पूर्वजों ने कितने एकड़ जमीन वक्फ किया, बताओ। मदनी साहब बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया। ठीक है। दुरानी साहब बता नहीं रहे, बुखारी साहब बता नहीं रहे, सलमान खान बता नहीं रहे, शाहरुख खान बता नहीं रहे, सैफ अली खान तो राजवाड़े के परिवार के थे, वो भी नहीं बता रहे कि हमारे नवाब पटौदी साहब ने 2 एकड़ 5 एकड़ वक्फ किया। तो ये वक्फ किया किसने? अरे ये जंगल है, ये नदियों की ज़मीन है, ये खेत की ज़मीन है, ये ऊसर ज़मीन है, ये बंजर ज़मीन है, ये गोचर की ज़मीन है, ये पार्क है, ये सार्वजनिक ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है। उन ज़मीनों को वक्फ डिक्लेयर कर दिया है। इसलिए इनकी ऑडिट होनी चाहिए। जो कागज़ दिखा पा रहा है वो ठीक है, जो कागज़ न दिखा पाए वो वापस होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्रियों ने सदन में यही तर्क रखा कि जब भारत का वक्फ बोर्ड इतना अमीर है तो देश के गरीब मुसलमानों का भला क्यों नहीं हो पा रहा। वक्फ से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात यह कि मार्च 2014 में चुनाव से ऐन पहले 123 सरकारी जमीनें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। इनमें प्राइम लोकेशन जैसे राष्ट्रपति भवन से लेकर पंडारा रोड तक प्रॉपर्टी शामिल है। इन सभी संपत्तियों पर साल 1974 से जांच जारी थी, लेकिन 2014 में सरकार ने इसे बोर्ड को सौंप दिया। वजह सिर्फ राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम खुश होकर वोट देंगे, ये सब कुछ सोचा गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। 2014 में कमेटी 13 में गठन हुआ और पारित हुआ दोनों सदनों में। फिर 2014 5 मार्च को
यानी कि 25 दिन पहले इलेक्शन एकदम नोटिफाई होकर के कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, तब हनन फनन में उस समय के यूपीए सरकार ने देश का राजधानी दिल्ली के अंदर में सबसे प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्राइम प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। ये प्रॉपर्टी किस मिनिस्ट्री में आता था? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का अंदर में आता है। तो आप सोच के देखिए, 1970 से केस चल रहा था और पेंडिंग है, कोर्ट को निर्णय करने दीजिए, वो पेंडिंग है। और ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह आप नाम सुनेंगे, लिस्ट बाद में मैं दे दूंगा। ऐसा प्राइम प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टी को सीधा एक झटके में आपने हैंडओवर कर दिया। वक्फ के पास कितनी जमीन है 1950 से लेकर अब तक देश के आंकड़े जानेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। 1950 में जहां वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 52,000 एकड़ जमीन थी, तो वहीं 2009 में ये 4 लाख एकड़ हो गई। इसी के तहत 2014 में ये बढ़कर 6 लाख एकड़, तो 2025 तक ये 9.40 लाख एकड़ हो गई। जमीन बढ़ने की वजह क्या हो सकती है? वजह नंबर 1, पिछली सरकारों ने वक्फ के दावों पर कभी सवाल खड़े किए ही नहीं। वजह नंबर 2, विवादित जमीन पर वक्फ के दावे को बस मान लिया गया। वजह नंबर 3, कोर्ट में अपील करने का कोई प्रावधान ही नहीं था। 2013 के संशोधन में तत्कालीन यूपीए सरकार ने वक्फ बिल में संशोधन 40 जोड़ दिया, जिसमें साफ था कि वक्फ किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है और इसके लिए उन्हें किसी भी ठोस सबूत की जरूरत नहीं थी। देखिए, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम एक ही है कि जो वक्फ की लूट का लीगल लाइसेंस था उसकी नाकेबंदी हुई है। अब जब वक्फ के लूट के लीगल लाइसेंस की नाकेबंदी होगी तो इसके लूट की लंपट लाबी की जो है वो लामबंदी दिखाई पड़ रही है। इससे आम मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कि पूरी वक्फ सिस्टम को अपनी बपौती मान रखी है और उसका जो है वो जिस तरह से बेदर्दी और बेशर्मी के साथ दुरुपयोग करते हैं, वो खुद मुसलमान रोते हैं इस बात के लिए। उसके लिए जो है वो आप जो इस तरह के जो संवैधानिक सुधार है, समावेशी सुधार है, उस पर जो सांप्रदायिक वार कर रहे हैं आप, उसके पीछे आपकी मकसद और मंशा एक है कि इस पर जो है वो एक ऐसा कम्युनल माहौल खड़ा करने की कोशिश करो जो कभी जिन्ना ने खड़ा किया था। वक्फ जो है, जैसे हम कहते हैं दान, अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी, अरबी में उसको कहते हैं वक्फ। भारत में तो देहदान की परंपरा रही है, बाकी लोग तो जमीन दान और पैसा दान की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो देहदान तक होता रहा है। अब देहदान करते हैं तो अपनी देहदान करते हैं या दूसरों को गोली मार के देहदान करते हैं। अगर पैसा दान करना है तो अपनी जेब से निकालेंगे, दूसरे के पॉकेट मार के करेंगे। अगर जमीन दान करना है तो अपनी जमीन करेंगे, दूसरे की जमीन पर कब्जा करके उसको दान कर देंगे। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब को वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि यहाँ न उनकी पुश्तैनी जमीन थी, न उन्होंने यहाँ जमीन कोई कमाई थी जायज तरीके से, तलवार के दम पे कब्जा किया, उनको वक्फ का अधिकार नहीं। जब मुगलों के यहाँ वक्फ का अधिकार नहीं तो उनके नवाबों को, उनके निज़ामों को, उनके जागीरदारों को, उनके नंबरदारों को, उनके वजीरों को किसी का वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि जमीनें उनकी भी नहीं थी, सब तलवार के दम पे कब्जा की गई थी। सवाल यह है कि जमीन दान कौन करता है? जिसके पास जमीन होती है। सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमान तो बड़े गरीब हैं, इनके पास तो अपने खाने के पैसे नहीं है। जब खाने के पैसे नहीं है तो वो वक्फ कैसे करें, जमीन कैसे करें? तो लब्बो लबाब ये कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन विधेयक पर कुछ नाराजगियां अभी भी बाकी है। इस शो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि वक्फ होता क्या है और उसकी बारीकियां क्या है और उसमें किन संशोधनों की आवश्यकता थी। वाकई में रिसर्च के दौरान यह सामने आया कि इस बिल में किए गए बदलाव बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए हैं, कानून के तहत लाने के लिए हैं, महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए हैं और गरीब और जरूरतमंदों के हक के लिए हैं। यानी वही मकसद जिसके लिए वक्फ की शुरुआत की गई थी। समय के साथ दान की संपत्ति परोपकार में इस्तेमाल होने की बजाय निजी स्वार्थ के लिए उपयोग होने लगी थी और इसीलिए यह जरूरत महसूस हुई। कहते भी है कि बदलाव वक्त की मांग होती है और वही बदलाव हम सबके सामने है। फिलहाल के लिए इनसाइड आउट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक मर्तबा फिर हाजिर होंगे आपके सामने और दिखाएंगे आपको उस मुद्दे का पूरा इनसाइड आउट। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।